अब देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नाम से बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा कि इंक्रीजिंग मतलब कहीं ना कहीं इंक्रीज होने की बात की जा रही होगी और डिक्रीजिंग का मतलब कहीं ना कहीं डिक्रीज करने की बात की जा रही होगी। पहले हेडिंग लिख देता हूँ फिर डिस्कशन करेंगे हम। इंक्रीजिंग 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 एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं देखिए, ध्यान देना इधर। एक एग्जांपल लेते हैं पहले, तो हम डेफिनेशन पर बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले इसकी मीनिंग समझते हैं कि क्या क्यों इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है, ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जा सकता है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जा सकता है। तो एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। सपोज करें कि फंक्शन ऑफ एक्स, या तो कि बोल सकते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है और जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर। एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स की और वाई की वैल्यू यहाँ पर हम अलग अलग निकाल रहे हैं। देखिए ध्यान देना इधर। मान लिया जाए कि हमारे पास में एक एक्स है और ये वाई है और इसकी कुछ हम यहाँ पर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। और वैल्यू कैसे निकालना चाह रहे हैं इसको समझेंगे हम, ठीक। सपोज करें कि एक्स की वैल्यू मैं अगर 0 रख दूँ यहाँ पर, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू अगर 1 रख दूँ तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर 2 रखी तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। 3 अगर रखा जाए तो 3 3 9 हो गया। एक्स की वैल्यू अगर 4 रखी जाए तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए जा रहा हूँ। देखिए एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन 2 है, 2 से ग्रेटर देन 3 है, 3 से ग्रेटर देन 4 है। कहीं पर भी मैं एक्स की वैल्यू को डिक्रीज नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस एक्स की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज करते हुए जा रहा हूँ। तो वाई के वैल्यू के साथ में क्या हो रहा, आप देखेंगे कि 1 0 से ग्रेटर देन है, 4 1 से ग्रेटर देन है, 9 इज ग्रेटर देन 4 एंड 16 इज ग्रेटर देन 9। कहने का मतलब यहाँ पर y की भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती हुई जा रही है। तो और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि y इक्वल टू हमारे पास में एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल वही है, उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और सपोज करें कि हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू सेम ऐसी इसी पैटर्न पर ली, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। मान लिया जाए कि एक्स की वैल्यू -4 रखी जाए तो वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू -4 रखी है, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया, स्क्वायर के कारण प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16। अगर -3 अगर रखी जाए तो कितना हो गया, 3 3 9, और -2 रखी जाए तो क्या हो जाएगा 4, और -1 रखी जाए तो क्या हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 0 रखी जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए जा रहा हूँ। इंक्रीज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, -3 इज ग्रेटर देन -4, -2 इज ग्रेटर देन -3, -1 इज ग्रेटर देन -2 और 0 इज ग्रेटर देन -1। कहने का मतलब एक्स की वैल्यू को मैं कंटिन्यूअस बढ़ाते हुए जा रहा हूँ। तो वाई की भी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होती हुई जा रही है कि डिक्रीज होती हुई जा रही है। यहाँ पर तो इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर देखना 16 इज लेस देन, सॉरी 9 इज लेस देन 16, 4 इज लेस देन 9, 1 इज लेस देन 4 और 0 इज लेस देन 1। कहने का मतलब जब हम एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए जा रहा है तो वाई की वैल्यू डिक्रीज होती हुई जा रही है, ठीक है। तो नाम से मेरे ख्याल से अभी तक हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो इतनी बात देखने के बाद में कुछ न कुछ तो हमें समझ में आ गया होगा कि मैं एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए जा रहा हूँ तो वाई की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जब एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए जा रहा हूँ तो वाई की वैल्यू डिक्रीज होती हुई जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन फंक्शन तो वही है, फंक्शन तो एक ही है, तो फिर इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तब फंक्शन क्या है, इंक्रीज है। जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। बात क्लियर है। तो एक ही फंक्शन के लिए एक फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, एक फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। इसको ग्राफ इसको से रिप्रेजेंट करते, ध्यान देना इधर। हमारे पास में कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स डैश, और ये हो गया वाई और वाई डैश, ठीक है। इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो इस टाइप से कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। इस टाइप से कुछ यहाँ पर ग्राफ बनते हुए नजर आएगा। देखिए एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 9, और इस टाइप से हमारे पास में यहाँ पर ग्राफ बन गया।
अगर इस ग्राफ को देखा जाए, मतलब जीरो से राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए, तो आप देखेंगे दूसरे तरीके से देख रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए, तरीके चेक करने के अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर हमने चेक किया तो यहीं पर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी ग्राफ को अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूँ, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद में भी हम बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। भाई इतना तो मालूम है कि हमारे पास में नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में किसी भी पोजीशन से अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं तो क्या होगा, नंबर इंक्रीज होते हुए जाएगा। भाई यहाँ का जो नंबर है इससे लेस देन है, यहाँ का नंबर इससे लेस देन है, यहाँ का नंबर इससे लेस देन है, मतलब -1 इज लेस देन 0, 0 इज लेस देन 1, 1 इज लेस देन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज होती हुई जा रही। तो फिर फंक्शन की भी वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंक्रीज होती हुई जा रही है। लेकिन अगर ग्राफ को अगर मैं यहाँ से राइट हैंड साइड में देखूँ तो देखिए, यहाँ पर ग्राफ की हाइट 0 है, यहाँ पर ग्राफ की हाइट 1 है, यहाँ पर ग्राफ की हाइट 4 है, 2 पर 3 पर 9 है और 4 पर 16 है। जैसे जैसे हम आगे की ओर जा रहे हैं तो इस ग्राफ की हाइट बढ़ती हुई जा रही है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हाइट एक जैसी हो गई हो। जैसे जैसे हम आगे की ओर जा रहे हैं, मतलब एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, तो वाई की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती हुई जा रही है और ऊपर की ओर जा रही है। तो फंक्शन जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, या यहाँ तक या इधर आगे की ओर भी क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती हुई जा रही है। इसी को हम समझते हैं, जब 0 है तब 0, जब -1 है, जब -1 है तब एक्स की वाई की वैल्यू भी 1, -2 है तब वाई की वैल्यू 4 और 3 है तो ये इस टाइप से हमने क्या किया, इसी का एक ग्राफ यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से, ध्यान देना इधर, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं तो हो क्या रहा है, यहाँ पर ग्राफ की हाइट कम होती हुई जा रही है। देखिए यहाँ से आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो यहाँ हाइट ज़्यादा थी, यहाँ कम है, फिर और कम है, फिर और कम है, फिर और कम है, डिक्रीज होती हुई जा रही है। तो हम केवल ग्राफ को देख के हम ये बता सकते हैं कि फंक्शन जो होगा कहाँ पर इंक्रीज होगा और कहाँ पर डिक्रीज होगा, बता सकते मेरे ख्याल से। देखिए हम यहाँ पर बता सकते कि यहाँ से लेके ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, या तो उसको ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि यहाँ से लेके ये वाला ग्राफ यहाँ तक क्या हो गया, डिक्रीजिंग ग्राफ है। देखिए डिक्रीजिंग है, वैल्यू हमेशा कम होती हुई जा रही, जैसे जैसे 0 की ओर जा रहा है कम होती हुई जा रही। लेकिन यहाँ से हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जा रही तो ग्राफ क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये हुआ और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है, ये है फंक्शन, तो उसका ग्राफ बना लो और ग्राफ बनाने के बाद में फिर बता दो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और आप जानते ही है कि मैथ्स में ग्राफ बनाना कितना डिफिकल्ट काम है। ठीक है ना, सिंपल अगर पॉलिनोमियल या ऐसे अगर फंक्शन है तो हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। लेकिन लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और बहुत सारे कई सारे क्यूब रूट और फोर्थ रूट और ऐसे अगर फंक्शन रहेंगे तो उसका ग्राफ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा हमें। और मेहनत करने के बाद में फिर हम बता पाएंगे कि कहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर लेकिन फंक्शन अगर हमारे पास में है, मान लिया जाए y इजिकल टू कोई फंक्शन दिया हुआ x³ प्लस 4x माइनस साइन x, ये फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाना तो मेरे ख्याल से बहुत मेहनत करना होगा इसमें। और मेहनत करने के बाद में पूरा ग्राफ बनने के बाद फिर हम बता पाएंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। लेकिन ऐसी कोई मेथड हो जाए कि विदाउट ग्राफ बनाए हम इसको बता सकते कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा इजी होगा। तो इसके लिए हम मेथड बोल सकते हैं कि एक वैल्यू से अगर ग्रेटर देन वैल्यू अगर रखते हैं, जैसे देखिए इसको अगर मान लिया जाए x1 मान लिया जाए, इसको अगर x2 मान लिया जाए। देखिए दो वैल्यू है हमारे पास में, x1 और x2। अगर x1 की वैल्यू लेस देन x2 है, या बोल सकते हैं x2 इज ग्रेटर देन x1 है, तो अगर फंक्शन भी अगर इसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है, x1 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x2, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ। यहाँ पर देखिए जरा ऐसा कुछ हो रहा है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर x की वैल्यू इंक्रीज करते हुए जा रहा हूँ, इंक्रीजिंग दिख रहा है यहाँ पर, इंक्रीज करते हुए जा रहा हूँ। और एक बढ़ा देता हूँ मैं, x3 कर देता हूँ यहाँ पर।
x1 की वैल्यू x2 से लेस देन है, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि x2 इज ग्रेटर देन x1, x3 इज ग्रेटर देन x2। तो यहाँ पर फंक्शन की भी वैल्यू इंक्रीज होती हुई जाना चाहिए, फंक्शन ऑफ x3। तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और वो देखने से यही से पता चल रहा है कि x की वैल्यू इंक्रीज होती हुई जा रही है, तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती हुई जा रही है। अगर मान लिया जाए, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, और सेकंड कंडीशन अगर बोला जाए कि x1 इज ग्रेटर देन x2 या x2 इज लेस देन x1 और x3 इज लेस देन x2, अगर ऐसा है और इधर भी फंक्शन क्या हो रहा है, x1 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x2 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x3। देखिए क्या हो रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू को डिक्रीज करते हुए जा रहा हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज करते होती हुई जा रही है। या तो फिर दूसरे तरीके से ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि जब वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज होते हुए रहना चाहिए, ऐसा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। भाई दोनों केस में इंक्रीजिंग, एक्स की वैल्यू इंक्रीज ही करते हुए जा रहे हैं, लेकिन इस केस में फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती हुई जा रही है, इस केस में फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होते हुए जा रही है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि हमसे अगर पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर किसके लिए, एक्स इज बिलोंग्स टू आर के लिए, एक्स इज बिलोंग्स टू आर के लिए, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? बहुत टेढ़ा काम हो गया अब। ठीक है, टेढ़ा काम का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू दुनिया के चाहे कोई भी नंबर रखे या कोई भी इंटरवल की अगर हम बात करें, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो हमने तो देखा है कि भाई फंक्शन तो ये पूरा इधर से आया हुआ है, ऐसा ये ग्राफ इधर से आया और इधर को गया ये ऐसा, ठीक है, और इधर भी इनफाइनाइट को जाएगा और इधर भी इनफाइनाइट को जाएगा। तो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये इधर तक गया हुआ है ये। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, अब ये सोचने वाली बात है। तो बड़ा अजीब सी बात लग रही है कि यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ तक एक्स की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक अगर रख रहे हैं तो वाई की वैल्यू डिक्रीज होती हुई जा रही है, और यहाँ से हम इधर की ओर देख रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती हुई जा रही है। मतलब ये तो बात हम बोल सकते हैं कि आधा फंक्शन, इतना ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन है, इतना ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा बोल सकते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू है 0 से लेस देन के लिए फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और टोटल ओवरऑल अगर रियल नंबर के लिए अगर बोला जाए, टोटल ओवरऑल फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नार डिक्रीजिंग। सही है ना? क्यों? क्योंकि आधा इंक्रीजिंग आधा डिक्रीजिंग है, तो हम ना तो इंक्रीजिंग बोल सकते हैं ना तो डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। बात क्लियर है? अभी डेफिनेशन भी पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये वाली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेफिनेशन हम यहाँ पर लगभग बात हमने यहाँ पर कर दी है डेफिनेशन की, और डिटेल में हम और कुछ ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद में डेफिनेशन समझेंगे। क्या है डेफिनेशन लिखने से पहले और उसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले अपने जो हेडिंग है, ये हेडिंग का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना? उल्टे काम कर रहे हैं हम। उल्टे काम मतलब पहले फंक्शन को समझ ले रहे हैं, फिर उसके बाद में हम डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है? फिर डेफिनेशन को समझना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मान लिया जाए कि y इक्वल टू हमारे पास में कोई फंक्शन है 7, y इक्वल टू 7, ग्राफ बना के देखते हैं हम इसका। ठीक है, ग्राफ बना के देखते हैं इसका x y। वैसे क्या है, अब 12th क्लास में पढ़ रहे हैं हम, तो ये सारी बातें करना ठीक नहीं है, लेकिन बना देते। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पर तो x है ही नहीं ना, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 1 तो इसकी वैल्यू 7, x की वैल्यू 2 तो इसकी वैल्यू 7, x की वैल्यू -1 तो इसकी वैल्यू 7, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 7। ठीक है, कहने का मतलब x की वैल्यू चाहे जो भी रख दो दुनिया का, y की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी और कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसका अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पर अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये ग्राफ बन गया। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जा रहा हूँ। यहाँ पर हाइट कितनी है? इतनी है। यहाँ पर हाइट कितनी है? यहाँ पर भी उतनी ही है। यहाँ पर हाइट कितनी है? इतनी ही है। यहाँ पर हाइट कितनी है? सेम है।
सेम है, एक्स एक्सिस से जो हाइट है इसकी ग्राफ की हर पॉइंट पर सेम है, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, ना तो बढ़ रहा ग्राफ ना तो कम हो रहा। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है यहाँ पर, कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नार डिक्रीजिंग। क्लियर ना। और एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1 है। देखिए हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था वो आधा इंक्रीजिंग था आधा डिक्रीजिंग था, ठीक है। और पूरे के लिए अगर पूछा जाए कि पूरे रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या होगा, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल लिया था हमने कांस्टेंट लिया था, और कांस्टेंट के लिए हमने ग्राफ दिखा था, तो एक्स एक्सिस से हाइट इसकी क्या हो गई, सेम हो गई, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, या तो फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन या लीनियर इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, और लीनियर इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू निकाल देता हूँ, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू अगर 0 रखी जाए तो ये 1 हो गया, एक्स की वैल्यू अगर 2 रखी जाए तो 4 और ये 5 हो गया, और 1 भी रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका ग्राफ बनाते हैं हम, स्ट्रेट लाइन जाएगी ये, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन जाएगी, क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन। देखिए एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 1, और एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 1 2 3 4 5, और एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 3 1 2 3, और ये तीनों को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो कुछ लाइन इस टाइप से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर देखना, इस टाइप से यहाँ पर क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल गई। अब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। वैल्यू वाई की वैल्यू बढ़ते जा रही कि कम होते हुए जा रही। देखिए मैं ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर इतनी हाइट है, यहाँ पर इतनी हाइट है, ठीक है, यहाँ पर इतनी हाइट है, यहाँ पर इतनी हाइट है, यहाँ पर फिर और हाइट बढ़ गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा भाई, अगर हम इधर की ओर जाएंगे तो हाइट क्या हो रही, बढ़ रही कि कम हो रही, ध्यान देना, इधर क्या हो रहा, बढ़ रहा कि इंक्रीज है कि डिक्रीजिंग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखिए ऐसा लग रहा कि इधर की ओर जा रहा है, तो इधर यहाँ से इधर की ओर इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाई दे रहा, क्योंकि हाइट क्या हो रही इसकी, ज़्यादा हो रही। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, नेगेटिव है ना ये, वाई की वैल्यू क्या है इधर, नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब y की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -4, ज़्यादा कौन है, ये वाला है कि ये वाला है, ये है ना ज़्यादा। कहने का मतलब यहाँ पर ज़्यादा हाइट दिखाई दे रही है, नेगेटिव है, यहाँ पर कम है मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव है, यहाँ पर कम है, तो इसका मतलब जैसे जैसे इधर की ओर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ती हुई जा रही y की वैल्यू। तो ये फंक्शन क्या होगा, सभी रियल नंबर के लिए ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग होते हुए जा रहा है ना ग्राफ। वही इधर नेगेटिव है, इधर बड़ा जरूर दिख रहा है लेकिन बड़ी वैल्यू लेस देन, क्योंकि नेगेटिव है, तो इसकी अपेक्षा ये वैल्यू बड़ी है, इसकी अपेक्षा ये वैल्यू बड़ी है, इधर बड़ी है, फिर इधर 0 आ गया, फिर जैसे जैसे आगे की ओर जा रहे हैं तो फंक्शन कैसा दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चाहे किसी भी पोजीशन पर हम जाए, एक्स की वैल्यू अगर बढ़ाती हुई इंक्रीज करती हुई जाए तो वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। और एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है। y इज इक्वल टू सपोज करें कि -3x + 12, और इसके लिए कुछ पॉइंट ले लेता हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन है तो 2 पॉइंट सफिशिएंट है, ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू अगर मान लिया जाए कि 2 रख दिया है तो 6, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर 3 रख दी जाए तो 3 9, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ बना रहे हैं हम, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6, ये हो गया, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 4, ये यहाँ पर। और ग्राफ आप देखेंगे कि इस टाइप से इधर ग्राफ जा रहा है। फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट क्या हो रही है, कम होती हुई जा रही है। यहाँ पर हाइट क्या हो गई, 0 हो गई, और इधर नेगेटिव में आ गई, मतलब ये क्या हो रही है, कम ही तो हो रही ना, नेगेटिव में आ रही मतलब कम हो रही है,
नेगेटिव में बड़ा नंबर आ रहा मतलब कम होते हुए जा रही है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर। मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल देने के बाद हम ये समझ गए कि इस चैप्टर में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना है और हमें चेक करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है तो कौन सी बड़ी बात है भाई, जो फंक्शन दिया हुआ उसका ग्राफ बना लेंगे और बता देंगे हम कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है और किस इंटरवल के लिए बोला तो इस इंटरवल के लिए बता देंगे। लेकिन अगर ऐसी ही बात होती तो ये इस चैप्टर को फिर डिफ्रेंशिएशन में थोड़ी डाला जाता, फिर कहाँ होता है अलग एलजेब्रा के किसी एक चैप्टर में होता है कि चलो ठीक है हम केवल फंक्शन का ग्राफ बना देते हैं और हम बता देंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हमें फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव के फॉर्म में इसको समझना है। ठीक है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, इंक्रीजिंग की डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में डिक्रीजिंग जस्ट अपोजिट हो जाएगी और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि डेरिवेटिव के फॉर्म में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, a function f of x is said to be strictly, ये स्ट्रिक्टली क्या वर्ड है अभी हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी, मतलब इंटरवल का होना जरूरी है। आपने देखा ना कि इंटरवल चेंज हो जाता तो कई बार तो ऐसा हो जाता कि फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है और किसी इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। जैसे कि हमने फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक एग्जांपल लिया था, अलग इंटरवल के लिए वो इंक्रीजिंग था, अलग इंटरवल के लिए फंक्शन क्या था, डिक्रीजिंग था। तो ए बी की बात की है, मतलब इस इंटरवल की बात की है। इफ x1 इज लेस देन x2 देन क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x2। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू ए बी। अब इसकी क्या मीनिंग है इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहा, ये x एक्सिस और ये क्या हो गया y और y डैश। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वही वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां से ये। ठीक है, अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी। ए बी का मतलब यह है कि आपको इंटरवल दिया हुआ है, मान लिया जाए कि ए की वैल्यू यहाँ पर 0 है और बी की वैल्यू यहाँ पर सपोज करें कि 10 है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10 है। 0 से 10 के लिए ये फंक्शन, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। 0 से 10 के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, x1 इज लेस देन x2। सपोज करें कि मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 3 ले लिया और x इज इक्वल टू 4 ले लिया, या x1 और x2। क्या किया मैंने, x1 इज लेस देन क्या लिया, x2 लिया, और फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। x2 क्या है, x1 से ग्रेटर देना है। तब क्या होना चाहिए, जो फंक्शन है, फंक्शन में भी अगर इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। देखिए, अगर मैं यहाँ पर 3 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू f1 बोल देता हूँ मैं, कितना हो जाएगा 9, और f2 रखूँगा 4 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ f1x इज लेस देन फंक्शन ऑफ f2x। ठीक है, कहने का मतलब ये देखिए 16 भी क्या है, 9 से ग्रेटर देना है। लेकिन ये वाले जो नंबर लेना है ना, हमें किसके बीच में लेना है, जो भी आपको गिवन इंटरवल दिया है 0 से 10 के बीच में। अगर ये सेटिस्फाई है तो क्या होगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। अब बात आ गई यहाँ पर स्ट्रिक्टली की बात आ गई, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स इज लेस देन, इसी को लिख रहा हूँ मैं, लेस देन f2x। अगर ऐसी कंडीशन है, इफ x1 इज लेस देन x2, देन ध्यान देना इधर,
मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को इंक्रीज किया तो फंक्शन की भी वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इसको बोला जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोला जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ x1 is less than x2 then f1x is greater than f2x। इसी का इधर वाला ग्राफ, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड कंडीशन, अगर मान लिया जाए कि इफ x1 is less than x2 then f1x is less than or equal to f2x। कभी कभी क्या होता है कि x1 की वैल्यू x2 से ग्रेटर देन है, ठीक है, ग्रेटर देन है, नहीं सॉरी, x2 की वैल्यू x1 से ग्रेटर देन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये इक्वल हो जाता है या ग्रेटर देन हो जाता है। कैसे, क्या हुआ, यहां से यहां पर, यहां तक ग्राफ कैसा हुआ, इंक्रीज हुआ, यहां पर क्या हो गया, इक्वल हो गया। मैंने यहां पर वैल्यू रखी एक्स की वैल्यू, और यहां पर एक्स की वैल्यू, मैंने एक्स की वैल्यू तो इंक्रीज की है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो गया, दोनों केस में देखिए यहां पर और यहां पर वाई की वैल्यू क्या है, सेम है, सेम हाइट है। तो ग्रेटर देन आर इक्वल अगर हो जाता है तो ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाएगा। देन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और फोर्थ कंडीशन बनेगी, इफ x1 इज लेस देन x2 देन f1x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू f2x। मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसी का उल्टा ग्राफ, ये यहाँ तक गया और ये यहाँ पर क्या हो, थोड़ा इक्वल हो गया और फिर उसके बाद में ग्राफ आगे की ओर गया। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, वैल्यू सेम है। y की वैल्यू आप देखेंगे कि यहाँ पर भी उतनी ही है y की वैल्यू, और यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी y की वैल्यू उतनी ही है। तब उस केस में क्या बोला जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ते जाएगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज होती हुई जाएगी, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती हुई जाएगी, तो डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ते जाएगी, इंक्रीज होती हुई जाएगी, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती हुई जाएगी, लेकिन कभी इक्वल भी हो जाएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो क्या बोला जाएगा, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन जब लेस देन इसका जस्ट अपोजिट, तो क्या बोला जाएगा, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखना कि कौन से ग्राफ इंक्रीजिंग है, कौन से ग्राफ डिक्रीजिंग है, कुछ हम यहाँ पर कंडीशन लिख रहे हैं, ठीक है। सपोज करें कि हमारे पास में कोई एक ग्राफ है और वो ग्राफ इस टाइप से कुछ जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है। फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन क्या है नहीं मालूम, ठीक है। मैंने एक ऐसे कोई फंक्शन गिवन है और उसका ग्राफ बनाया, तो ये ऐसा जा रहा है। फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो इसकी हाइट बढ़ती हुई जा रही है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मान लिया जाए कि फंक्शन ये ऐसा है, यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है, तो कैसा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, जैसे जैसे आगे की ओर जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती हुई जा रही है, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ से फंक्शन ये टॉप पर पहुँचते तक, यहाँ तक तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आगे की ओर जा रहे हैं तो इसकी हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज होती हुई जा रही है। ये यहाँ तक है मान लिया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम जीरो से आगे की ओर जैसे बढ़ रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती हुई जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिक्रीजिंग है। फिर और आगे की ओर बढ़ते हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज होती हुई जा रही है, तो फंक्शन फिर इंक्रीजिंग हो गया। ओवरऑल फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, कहने का मतलब एक्स की वैल्यू
माइनस ए से एक्स की वैल्यू ए तक बोल सकते हैं या बी तक बोल सकते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हम। आधे में तो कहीं पर वैल्यू बढ़ती हुई जा रही, कहीं पर कम होती हुई जा रही, फिर कभी कभी बढ़ती हुई जा रही, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग और नार डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर? अगर हमें केवल इस इंटरवल के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा जाए कि माइनस ए से लेके 0 तक या जो भी इसकी वैल्यू है, माइनस ए से 0 तक फंक्शन कैसा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। 0 से ए के लिए क्या है फंक्शन, फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। ए से बी के लिए फंक्शन कैसा है, अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि ये माइनस ए है, ये 0 है, ये ए है और ये क्या है, बी है, तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग, इस इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग, इस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। लेकिन अभी तक भी हमारी बातें यहाँ पर क्लियर नहीं हुई, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, बात तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई है कि केवल फंक्शन हम बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। लेकिन अभी भी हमारी बात ये क्लियर नहीं हुई कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं ना हम, क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कहीं पर भी तो डेरिवेटिव की बातें ही नहीं की है, तो हम डेरिवेटिव से कैसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन बता सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है। इसके लिए हम सबसे पहले तो एक थ्योरम समझते हैं और थ्योरम समझने के बाद, ठीक है, समझेंगे कि डेरिवेटिव के द्वारा हम कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरम देखते हैं हम। लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमारे पास में क्लोज इंटरवल है और यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्या होता है जानते ही हम, कोई जो फंक्शन है ए से लेके बी तक, मतलब एक समय ए से लेके एक समय बी तक इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या, कंटिन्यूअस होगी। कहने का मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो क्या है, ब्रेक नहीं है कहीं पर भी और ये कंटिन्यूअस है। क्लियर? ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन दी ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल मतलब ए से ग्रेटर देन और बी से लेस देन के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इन इस इंटरवल के लिए मतलब इसके बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये सारी बातें हम डिफरेंशिएबिलिटी में और कंटिन्यूअस में सीख चुके हैं। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो उस केस में क्या होगा, एफ इज इंक्रीजिंग इन ए बी। एफ जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा अगर एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ईच एक्स इज बिलोंग्स टू ए बी। देखना फिर से और एक बार, यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास में क्या है, ओपन इंटरवल ए बी है, ठीक है, और एक्स क्या है, एक्स इज बिलोंग्स टू ए बी है, एक्स इज बिलोंग्स टू क्या है, ए बी है। फिर से और एक बार क्या बोला, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ए बी। अगर मैं मान लिया जाए कि एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें कुछ फंक्शन दिया है वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दे डी वाई बाई डी एक्स, तो एफ डेस एक्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा। डिफ्रेंसिएशन की बात की, एफ डेस लगा हुआ है। अगर इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रहेगी तो हम उस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एफ डेस एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन रहेगी इस इंटरवल के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। अगर इसी के लिए डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डेस ऑफ एक्स इज लेस देन 0 रहेगा तो इसको फंक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाएगा। और यदि एफ डेस एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी तो इसको क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। ये नाइदर इंक्रीजिंग नार डिक्रीजिंग होगा। क्लियर? मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर बात क्लियर नहीं है, क्या होगा तो सारी बातें हम बाद में देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, उसके थ्रू हम बड़े आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। पहले तो इस थ्योरम को हम प्रूफ करते कि ये बात सही है या नहीं है। ठीक है, हम सपोज कर लेते कि लेट x1 एंड x2, हमने क्या किया, दो नंबर लिए जो कि x1 और x2 दोनों क्या है, इस इंटरवल को बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरवल हमें गिवन है, इस इंटरवल के बीच में से ऐसे कोई दो नंबर लिए, लेकिन इसके साथ में कंडीशन ये है कि x1 जो है वो लेस देन क्या है, x2 है। ठीक है, हमने क्या सपोज किया कि दो नंबर लिए, x1 इज लेस देन x2, और जो कि दोनों नंबर किसको बिलोंग करते हैं, ये बी को, ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करते हैं। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, मीन वैल्यूज थ्योरम। मीन वैल्यूज थ्योरम क्या होती है, यूजिंग बाय मीन वैल्यूज थ्योरम, फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1,
डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डेस x होता है। ठीक है, ये हमें मालूम है मीन वैल्यूज थ्योरम होती है। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, एफ x2 माइनस एफ x1 इज इक्वल टू एफ डेस x और इंटू x2 माइनस x1। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अगर हमें मालूम है कि एफ डेस x इज ग्रेटर देन 0, अगर एफ डेस x क्या है, इज ग्रेटर देन 0 है, ध्यान देना इधर। अगर यहां पर मैं ग्रेटर देन 0 रखूंगा, ये क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा। क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि x2 इज ग्रेटर देन x1, मतलब ये वाला जो नंबर है पहले लिखा है बड़ा नंबर है और ये वाला क्या है, छोटा नंबर है। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर मिलेगा, पॉजिटिव, और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ x2 इज माइनस एफ ऑफ x1 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 से ग्रेटर देन होगी। नहीं आई बात समझ में, फिर से और एक बार। बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने जो ग्राफ लिया था ना, ग्राफ में भी हमने इस पर डिस्कशन किया था कि मान लिया जाए कि हमारे पास में ये भी कोई एक ओपन इंटरवल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें कि हमारे पास में 0 से 5 एक ओपन इंटरवल है। हमें क्या करना है, इसके बीच के कोई भी दो नंबर लेना है, और हमने दो नंबर ले लिए, सपोज करें कि 1 और 3 ले लिया, और ये क्या कर रहा, बिलोंग्स टू 0, 5 है ना। 1 और 3 जो है वो 0 और 5 के बीच के नंबर लिए हमने। ठीक है, तो थ्योरम क्या होती है, मीन वैल्यूज थ्योरम क्या होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 की वैल्यू जो है लेस देन 3 है, कहने का मतलब दो नंबर लिए, एक नंबर पहला नंबर सेकंड नंबर से लेस देना है। मीन वैल्यूज थ्योरम क्या होती है, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू ये होता है। हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये आ गया। हमें यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट केस दिया हुआ है कि एफ डेस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। ग्रेटर देन 0 किसको बोला जाता है, पॉजिटिव को बोला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और जो कि ये क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा। जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 से ग्रेटर देन। भाई ये इतना अगर 0 से ग्रेटर देन है तो ये भी तो 0 से ग्रेटर देन होगा। बोथ साइड अगर हम एफ x1 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, एफ x2 इज ग्रेटर देन एफ x1। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि here x1 इज लेस देन x2, देन क्या हो जाएगा, एफ x1 फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x2। तो आपने देखा होगा कि जो हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी क्या की, इंक्रीजिंग फंक्शन की, तो डेफिनेशन यही तो थी कि अगर हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो फंक्शन की भी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब इंक्रीज होगी तो ये क्या होगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। कहने का मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एफ डेस एक्स की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर देन है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये वाली बात हम यहाँ पर समझ सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर लेस देन है तो मैं यहाँ पर लेस देन कर देता हूँ। लेस देन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गई, और ये क्या है, पॉजिटिव है, माइनस है और ये प्लस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेस देन होगी। ये और ये इक्वल है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 0 से लेस देन होगा। हम सेकंड कंडीशन देख रहे हैं। ठीक है, बोथ साइड हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या किया मैंने, हाँ, बोथ साइड एफ x1 को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब x1 इज लेस देन x2, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, उल्टा हो रहा। ठीक है, एफ x1 की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, एफ x2 से ग्रेटर देना है। मतलब हम जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते हुए जाएंगे, इंक्रीज करते हुए जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो ये यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए कि एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। देखिए इसकी वैल्यू क्या रख देते हैं हम, 0 रख देते हैं। अगर 0 रख दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोथ साइड में हम क्या करते हैं, एफ x1 को ऐड कर देते तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
कहने का मतलब हम जैसे जैसे एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं तो इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ये क्या होगा, फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा। क्लियर। तो यही यहाँ पर थ्योरम समझ रहे हैं। इसी थ्योरम को थोड़ा सा ग्राफिकली हम समझते हैं। देखिए इसी थ्योरम को ग्राफिकली समझ रहे हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास में एक फंक्शन है और वो फंक्शन इस टाइप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसको अगर हमने ग्राफ बनाया, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए जा रहा हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती हुई जा रही है। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर x1 की वैल्यू x2 से क्या किया, लेस देन की, मतलब यहाँ x की वैल्यू छोटी है, यहाँ बड़ी है, फिर और बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई, फिर बड़ी हो गई, फिर बड़ी हो गई, x की वैल्यू इंक्रीज होती हुई जा रही है। तो फंक्शन की भी आप देख रहे होंगे कि ये y की जो वैल्यू है, हाइट क्या हो रही है, इसकी बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, तो जब x1 इज लेस देन x2 और तब क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होती हुई जा रही है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती हुई जा रही है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हम इसका उल्टा करते, जैसे जैसे x की वैल्यू हम इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, देखिए x की वैल्यू बढ़ाते हुए जा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती हुई जा रही है। देखिए इसकी हाइट क्या हो रही है, कम होती हुई जा रही है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जो हम इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती हुई जा रही है, या फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती हुई जा रही है। तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब कांस्टेंट फंक्शन के लिए ग्राफ देखेंगे हम। देखिए x की वैल्यू हम क्या रही है, बढ़ाते हुए जा रहे हैं, x की वैल्यू इंक्रीज होती हुई जा रही है, यहाँ की अपेक्षा ये नंबर बढ़ा है, फिर ये नंबर बढ़ा है, ये नंबर बढ़ा है, x की वैल्यू इंक्रीज होती हुई जा रही है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल है, देखिए इक्वल है, यहाँ पर भी y की वैल्यू उतनी है, यहाँ पर भी y की वैल्यू उतनी है, सब y की वैल्यू उतनी है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। क्लियर। ओवरऑल अगर हम इस थ्योरम को देखें और इस थ्योरम के बेस पर ही हमें क्वेश्चन करना है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे, जो पहले काम किया था वो तो केवल हमने ये समझने के लिए था कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, केवल उतनी बात समझने के लिए हमने इससे पहले जो डिस्कशन किया था, थ्योरम के पहले डिस्कशन किया था, वो बात थी। और दूसरी बात वहाँ पर हमने इस डेफिनेशन को भी समझा था कि जो डेफिनेशन ये थ्योरम हमने प्रूव की, उसी डेफिनेशन के बेस पर थ्योरम को प्रूव किया। लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चन करना है हमें, वहाँ पर ये डेरिवेटिव मेथड को ही अप्लाई करना। क्यों, क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज़ करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। मान लिया जाए कि हमारे पास में कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है। ये फंक्शन हमारे पास में यहाँ पर गिवन है। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। कैसे चेक करेंगे, ग्राफ बना लो इसका। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे तो फिर मतलब ही नहीं रहा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं हम। इसका मतलब हमें डिफ्रेंसिएशन को यूज़ करना है, यानी कि इससे जस्ट पहले हमने जो थ्योरम पढ़ी है उस थ्योरम को हमें यूज़ करना है। हमें क्या मालूम है कि कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, और उसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे और इसकी वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर देन है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और यदि एफ डैश ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेस देन रहेगी तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अगर एफ डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि भाई ऐसा भी तो होता है कि कुछ इंटरवल के लिए कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, कुछ इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है, फिर और पता लगा कि इंक्रीजिंग आ गया, कहीं पर फंक्शन क्या कांस्टेंट है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग ही हो। तो हमें यह मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, बल्कि मैंने एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि फाइंड द इंटरवल फॉर द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मतलब हमें क्या करना है, इस फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, उसके लिए इंटरवल चेक करना है कि किस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा।
इसके लिए चेक करना है कि किस इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। बड़ा सिंपल काम है, फिर से देखते हैं हम। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें फंक्शन तो गिवन ही रहेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है सारे क्वेश्चन में, ठीक है। उसी को तो पूछा जाएगा ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है हमें। किसका, जो भी फंक्शन गिवन है उसका। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4। देखिए एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और एक्स का 1 तो -4 और एक कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें लीनियर फैक्टर बनाना है। लीनियर फैक्टर बनाना मतलब जो फैक्टर रहेंगे वो क्या हो गए, सिंगल पावर वाले फैक्टर बनाना है, ठीक है। लीनियर फैक्टर एक्स की मैक्सिमम पावर 1, एफ डेस एक्स। दूसरा काम क्या करना है, लीनियर फैक्टर बनाना है, लीनियर फैक्टर, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, पुटिंग। ये प्रोसेस याद रखना, पूरी एक्सरसाइज इसी बेस पर बनना है, ठीक है। तो पुटिंग एफ डेस एक्स, जो एफ डेस एक्स रहेगा उसकी वैल्यू क्या रखना है, 0 रखना है। तो थर्ड काम क्या करेंगे हम, पुटिंग एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 रखना है हमें, ठीक है। रख देते हैं हम 0। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। और फिर एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ काम क्या करना है, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। कर दी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड। फिर उसके बाद में नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू 2 नंबर लाइन पर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स की वैल्यू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 डायमेंशन ही है। तो एक्स की वैल्यू हमने क्या किया, 2 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। पूरी नंबर लाइन को ये कितने पार्टों में डिवाइड करेगा, तो जितनी एक्स की वैल्यू आएगी उससे एक ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करेगा। भाई हमने नंबर लाइन को एक जगह से कट लगाया तो 2 पार्ट हो गए ना, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। 2 जगह से कट लगाएंगे तो 3 पार्ट हो गए। ये पेन है, इसको मैं बीच में से कट करूंगा तो कितने पार्ट मिलेंगे हमें, 2 पार्ट मिलेंगे। 2 जगह से कट करूंगा तो 3 पार्ट मिलेंगे। तो जितने यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी उससे एक पार्ट n+1, अगर n नंबर ऑफ वैल्यूज आई है तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे, n+1 पार्ट्स हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन में एक ही काम करना है, इसलिए एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद और एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। और उसको प्रॉपर तरीके से, मतलब पहले आप पूरी एक्सरसाइज को देख लीजिएगा। पूरी एक्सरसाइज देखने के बाद में फिर एडवांस एक्सरसाइज करेंगे, उसको देखेंगे और बड़े सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला। ध्यान देना, इधर एक्स की वैल्यू ये हो गई, इतना हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल के लिए ग्रेटर देन होगा, किस इंटरवल के लिए लेस देन होगा। एक्स इज इक्वल टू 2 इज डिवाइड द नंबर लाइन इंटू टू इंटरवल और 2 इंटरवल में ब्रेक होगा। कौन से, माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 के बीच में एंड 2 से लेके इनफाइनाइट के बीच में। बात क्लियर है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर दोनों पार्ट में हम ये चेक करेंगे कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। बस ये हमें यहाँ पर चेक करना है। ध्यान देना, इधर इस इंटरवल में कोई भी, जो भी आपको कंफर्टेबल वैल्यू लगे, कोई भी कंफर्टेबल वैल्यू, जैसे मान लिया जाए कि 2 से इधर लेस देन और माइनस इनफाइनाइट से ग्रेटर देन, इनके बीच में कोई भी एक आध कोई भी कंफर्टेबल वैल्यू मान लिया जाए कि इसके दोनों के बीच में क्या है, 0 है ना, 2 से लेस देन 0 है। जहाँ जहाँ एक से दिखाई दे रहा है वहाँ पर 0 रख दो। कहाँ पर, एफ डेस एक्स में एक्स की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2, तो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो गई ना। -4 जो कि क्या है, 0 से लेस देन है। इसका मतलब हमने क्या किया, यहाँ से इसके बीच में वैल्यू रखी तो क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया। नेगेटिव नंबर आ गया मतलब 0 से लेस देन। तो ये क्या हो गया, इन इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू, कौन से इंटरवल में,
माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 के बीच में, माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में ये क्या है, लेस देन है, देन फंक्शन इज क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, लेस देन है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल कौन से इंटरवल में, माइनस इनफाइनाइट टू 2, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। बात क्लियर है। अच्छा, इस इंटरवल में देखते हैं हम, जो भी आपको कंफर्टेबल वैल्यू लगे, कोई भी 2 से ग्रेटर देन, ये इसके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल, 2 से ग्रेटर देन और इनफाइनाइट से लेस देन, तो वो वैल्यू रख के देखिए आप। मान लिया मैं यहाँ पर 3 रख देता हूँ, इससे ग्रेटर देन है, काय में रखना है, ये इसमें रखना है, बस ये याद रखना है, ये फंक्शन में नहीं रखना है, काय में रखना है, जो डिफ्रेंसिएशन किया है उसमें। x की वैल्यू अगर 3 रखी जाए तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1, और 1 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और ये क्या हो जाएगा, 2 मतलब प्लस 2 आया, इसका मतलब इसके बीच में और इसके बीच में क्या है वैल्यू, इसके और इसके बीच में क्या है वैल्यू, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स इज बिलोंग्स टू 2 से लेके इनफाइनाइट तक। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल कौन सा इंटरवल, 2 से लेके इनफाइनाइट के बीच में, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, दूसरा एग्जांपल, इसको हटा रहा हूँ मैं। ओवरऑल इसको एक बार शार्ट में भी समझ लेंगे हम। काम क्या करना है, सबसे पहला काम तो क्या करना है, जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है। दूसरा काम क्या करना है, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तीसरा काम फैक्टराइज करना है, मतलब उसको लीनियर फॉर्म में। तीसरा काम एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद में जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। फिर जितने भी इसके इंटरवल बनेंगे, हर इंटरवल में हमें चेक करना है कि किस पर ये वैल्यू पॉजिटिव है, किस पर वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। इस टाइप से अब इसकी ये प्रोसेस है। और एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर और उसको हम समझेंगे। देखें ना, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के तो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30, ठीक है। क्या काम करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट, तो ये पूछने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्स का ही फंक्शन है तो एक्स के ही रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, पावर जाएगी सामने तो 4 3 जा 12 और एक्स की इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, 1 डिक्रीज हो जाएगी। पावर जाएगी सामने तो 12x माइनस एक्स की पावर 1 है तो पावर 1 सामने जाएगी, इसकी पावर 1 डिक्रीज होगी तो एक्स की पावर 0 यानी कि 72 हो जाएगी। और वैसे भी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये मालूम होना चाहिए, और कांस्टेंट है तो 0। अब क्या करते हैं हम, इसमें से 12 कॉमन निकल रहा तो 12 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस क्या हो जाएगा 6 और इतना हो गया, ठीक है। 12 इसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज ऐसा करना है कि लीनियर फैक्टर में ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए। लीनियर फैक्टर मतलब अभी क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ऐसा बोल सकते हैं हम, तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। मतलब एक एक फैक्टर काय में होना चाहिए, लीनियर में होना चाहिए। देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 6, और ये फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए। अब ये 12th क्लास में सीखने वाली बात नहीं है, ये पहले से ही आपको अच्छे से आना चाहिए। 2x माइनस 3, ठीक है। हमने क्या किया, माइनस एक्स है उसको ऐसे दो पार्टों में ब्रेक किया कि इसका कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, माइनस एक्स होना चाहिए। बल्कि 10th क्लास में हमने बहुत अच्छे से सीखा था इसको। इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, इसका प्लस और प्लस या एड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इसके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें थी यहाँ। इसको और सॉल्व किया जाए तो क्या हो गया, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2, ये है एफ डेस एक्स की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या रखना है, हमें 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा 12 एक्स माइनस 3
और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और 3 आ गई। अब एक्स की जो वैल्यू है वो उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से लेके क्या हो गया, प्लस इनफाइनाइट तक। एक्स की वैल्यू -2 हो गई, एक्स इज इक्वल टू -2 और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो गया। नंबर लाइन को ये जो दोनों पार्ट जो इसके एक्स की वैल्यूज है वो कितने पार्टों में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट में। लिखेंगे भी हम ऐसा, एक्स इज इक्वल टू -2 एंड 3 इज डिवाइड द नंबर लाइन इनटू 3 पार्ट्स। और कौन से 3 इंटरवल भी बोल सकते हैं हम, 3 इंटरवल। कौन से इंटरवल में ब्रेक किया, माइनस इनफाइनाइट से -2, ये वाले इंटरवल में। दूसरा -2 से लेके 3, और तीसरा क्या है, एंड 3 कामा इनफाइनाइट। ऐसे हमें क्या किया, हमने इसको 3 इंटरवल में डिवाइड किया। सिस्टेमेटिक अपन एक्सरसाइज में करेंगे, यहाँ केवल प्रोसेस समझना चाह रहे हैं कि ओवरऑल हमें काम क्या करना है, ठीक है। अब इंटरवल में 3 इंटरवल में हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर देना है या 0 से लेस देना है या 0 से इक्वल, 0 से के इक्वल है, ये हमें यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखना, माइनस इनफाइनाइट टू -2, इनके बीच की कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए आप। कौन सी उठा ले भाई, इसके -3 ले लेते हैं हम, और जो डिफ्रेंसिएशन है वहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो इसमें रखो चाहे इसमें रखो, बात तो एक ही है ना, इसमें रखेंगे तो ज़्यादा इजी हो गया। हम क्या कर रहे हैं, इसके और इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू को ले लो, केवल चेक करने के लिए। -3 ले लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इतना क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो आएगा क्या, बिल्कुल। ये कांस्टेंट है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। -3 रखा हमने, तो ये भी क्या हो जाएगा, -3 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू, कोई जरूरी नहीं कि आपने जो वैल्यू रखी वही वाली, इसके बीच की आप कोई भी वैल्यू रखो, -3 रखो चाहे -4 रखो चाहे -5 रखो, कोई भी वैल्यू रखो तो आपके पास में हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अगर इसके और इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए आप, मान लिया जाए कि -2 है और इधर 3 है, तो कोई भी वैल्यू मतलब 0 उठा लो, या ईजी वाली उठाओ जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो हमने क्या किया, 0 रख दिया। एक्स की वैल्यू 0 रखी जाए तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू 0 रखा जाए तो 0 + 2 तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तीनों का ये तो हमेशा 12 कांस्टेंट है तो ये हमेशा पॉजिटिव है ना, तो प्लस माइनस और प्लस तीनों का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसके बीच की कोई भी आप वैल्यू रखेंगे इसमें तो हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव आएगा। आप चाहो तो और दूसरी तीसरी वैल्यू रख के देखिए आप, ठीक है। 3 से लेके इनफाइनाइट के बीच की कोई भी वैल्यू रख के देखते हैं हम। 3 से ग्रेटर देन इनफाइनाइट से लेस देन, तो 3 से ग्रेटर देन 4 रख के देखता हूँ मैं, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इसके बीच की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इज ग्रेटर देन 0 कब, जो पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है। फॉर द इंटरवल, इंटरवल कौन से इंटरवल में, माइनस इनफाइनाइट टू -2 एंड क्या हो जाएगा, 3 और इनफाइनाइट। ये दोनों इंटरवल में ये क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस आया हुआ है, ठीक है। देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि आपको मालूम है जब भी ग्रेटर देन रहता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है। भाई ग्रेटर देन कब और लेस देन कब, भाई 0 से ग्रेटर देन वैल्यू होती है तब क्या होता है, पॉजिटिव तो होता है, तो हमने पॉजिटिव वाले केस ले लिए यहाँ पर। और 0 से लेस देन होता तब नेगेटिव होता है, तो सिंपल ही तो काम है। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फॉर द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू -2, और यूनियन भी लिख सकते हैं हम, ऐसा यूनियन, ठीक है ना। एंड लगाने की जरूरत नहीं है, 3 और इनफाइनाइट, यूनियन का मतलब वही होता है, ये और ये। अगेन आल्सो f डैश एक्स
इज लेस देन 0 फॉर द इंटरवल, फॉर द इंटरवल। कौन से इंटरवल में? यहाँ पर नेगेटिव है -2 to 3, ठीक है। इंटरवल ये क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी इस इंटरवल के लिए, ठीक है। देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर द इंटरवल कौन से इंटरवल में? -2 से लेके 3 के बीच में। तो हमें यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, कि ये जो फंक्शन है किस इंटरवल के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस फंक्शन के लिए ये इंटरवल डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो हमने जो यहाँ पर एग्जाम्पल में प्रोसेस यूज़ की है, यही प्रोसेस हमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में करना है, ठीक है। और हमें ये बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। और विदाउट डिफ्रेंशिएशन भी हम कर सकते हैं, जैसा कि हमने थ्योरम करने से पहले वाली जो पूरी प्रोसेस थी वो क्या काय के लिए समझाई थी, विदाउट डिफ्रेंशिएशन। वैसे भी हम बता सकते हैं, ग्राफ बना के बता सकते हैं, या तो वैल्यू रख के हम चेक कर सकते हैं कि किस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, किसके लिए डिक्रीजिंग होगा। और डेरिवेटिव मेथड जो हमें अपने सिलेबस में है वो ये वाली हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो देखते हैं हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन को हमें देखना है, उसको समझना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मस्ट है। फिर मैं बार बार बोलता हूँ, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना काम, उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और उतना कॉन्फिडेंस आएगा मतलब उतनी आपकी स्पीड होगी, एक्यूरेसी होगी, सिंपल सी बात है। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे और क्वेश्चन बनता भी है तो हम पूरा क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ये भी तो आप जानते हैं, न्यूज़पेपर में हमेशा पढ़ते आते हैं, जब भी एग्जाम होता है तो बड़े उत्साह के साथ में लोग बोलते हैं कि अरे पेपर तो बहुत ही लेंदी आया था। लेंदी शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेंदी आया था और वो 12th क्लास का बच्चा तो बना ही नहीं पाता, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। पेपर तो सही आता है, लेकिन अब दोष देना ही है तो अपने आप को भी दे सकते हैं हम, अपने आप को तो देते नहीं है जनरली, ठीक है ना। तो पेपर को ही दोष दिया जाता है कि वो लेंदी था। कारण उसका यही होता है कि हमारी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगी तो हम टाइम पीरियड में भी पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे हम पहले उसको क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद में एडवांस देखना है, पहले एडवांस नहीं देख। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 17 इज इंक्रीजिंग ऑन r। r मतलब रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या होता है, इसका डोमेन दिया जाता है कि इस डोमेन के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या क्या बोला है यहाँ पर, सो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग यहाँ पर बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या नहीं है। बिल्कुल सिंपल काम है, जैसा हमने बेसिक में पढ़ा वही काम करना है। और एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर अब आगे क्वेश्चन हमें बनाना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका पहला काम तो हमें क्या करना है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3, x का 1 तो 3 बचा, और 17 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हमें क्या देखना है कि जो इसका डोमेन दिया हुआ है, डोमेन क्या दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ है। रियल नंबर मतलब दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे फ्रैक्शन में हो। अच्छा, यदि आप कोई भी रियल नंबर रखते हो तो यहाँ पर वैल्यू तो 3 आएगी, क्योंकि कांस्टेंट है, x तो ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर मान लिया जाए 0 से ग्रेटर देन है, हमारे पास 3 केस बन सकते हैं यहाँ पर। एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है, एफ डैश एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो सकती है। 3 केस बन रहे हैं। अगर ये वाला केस फर्स्ट केस बनेगा तो इसको बोला जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये केस बनेगा तो इसको बोला जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये वाला केस बनेगा तो नाइदर इंक्रीजिंग और नार डिक्रीजिंग, ठीक है। कौन सा केस सेटिस्फाई कर रहा है देखना जरा। आर की वैल्यू मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू, आर की वैल्यू नहीं, एक्स की वैल्यू आप चाहे कोई भी रियल नंबर रखिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब सारे पॉजिटिव नंबर क्या होंगे, 0 से ग्रेटर देन ही होते हैं। जब ग्रेटर देन होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इतना काम हमें यहाँ पर करना है। ये तीनों कंडीशन नहीं, जो भी सेटिस्फाई रही उस कंडीशन को बताना है कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, इसलिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। देखेंगे हम गिवन फंक्शन
गिवन फंक्शन इज, क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 और एफ डेस एक्स, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, एक्स का 1 और प्लस 17 मतलब 0। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आर। सही है कि नहीं है? जो चीज़ यहाँ पर हमने डिस्कशन की है वही यहाँ पर हमने बता दिया कि ये कंडीशन तीनों में से किसको सेटिस्फाई कर रही है। तो किसको सेटिस्फाई करेंगे, ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि जितने भी कांस्टेंट फंक्शन रहेंगे, पॉजिटिव कांस्टेंट फंक्शन हो तो 0 से ग्रेटर देन ही रहेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, देन दी फंक्शन ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। देखिए हमें डिफरेंशिएशन करना है और हमें ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है क्या, लेस देन 0 है क्या, और इज इक्वल टू 0 है क्या। अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन 0 रहेगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन, और इज इक्वल टू 0 रहेगा तो नाइदर इंक्रीजिंग नार डिक्रीजिंग। बस यही बात हमें चेक करना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में काम किया था। देखेंगे गिवन फंक्शन इज